मेरे प्यारे छात्रों, तो हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का तीसरा मेथड जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 देखे, क्लियर। और आज हम लोग मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, मेथड 6 देखेंगे। कहोगे सर इतना मेथड क्यों? तो देखो बाबू, फिजिक्स सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम पास हो जाए या एग्ज़ाम में अच्छा नॉलेज, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए। नॉलेज के लिए पढ़ना है। पढ़ो ऐसे कि दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, आपसे कुछ सीखने के लिए पीछे पड़ जाए आपके। वो तब होगा जब आप टैलेंटेड बॉय बनोगे, टैलेंटेड बॉय, क्लियर। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों से अलग बनना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का कारण बनना है। कुछ ऐसा करना है कि भीड़ मेरे कारण लगे, हम उतरे और भीड़ लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हीरो में ऐसा है, एक खिलाड़ी में ऐसा है। एक स्टूडेंट और एक टीचर भी अगर ऐसा करे, वो कुछ भीड़ से हटकर काम करे, तो मेरे द्वारा भी भीड़ लगेगा। लोग आपको भी पूछेंगे, मुझे भी पूछेंगे। ये तब होगा जब काम बेहतर तरीके से होगा। इसलिए आपको जो मेथड 2 बताए थे वो एनसीईआरटी के हिसाब से था। एग्ज़ाम में वही लिखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं, जो शिक्षक कॉपी चेक करते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं ना। जैसे एनसीईआरटी उनके दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसे तो मेथड 1 भी आप बना सकते हो। क्योंकि मेथड 1 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड के आधार पे है। हम मेथड 1 क्यों ऐसा लिए? क्योंकि हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर आपको समझाए। तो जो हम पहले पढ़ाए उसके आधार पे मेरा पहला मेथड होना चाहिए था। इसलिए पहला मेथड हम एप्लीकेशन के आधार पे प्रूव किए, क्लियर। तो जानना है सब मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा मेथड क्या है बाबू? एक बात और, जो पिछले लेक्चर में मेथड 2 बताए थे कि dx कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, उसके लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में डाले हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, ओके। बहुत मतलब कल ही अपलोड किए हैं, इसलिए आपको 11th वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। बहुत छोटा वीडियो है, तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा देर का नहीं है। और मज़ा भी आ जाएगा कि स्लोप निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, dy/dx पॉजिटिव कब होता है, बहुत डिटेल से समझा है। प्लीज़ देख लीजिए, विनती कर रहे हैं, ठीक है। कहोगे हाथ जोड़ने तो हाथ भी जोड़ेंगे, लेकिन पढ़ो। मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, अपने फैमिली के लिए। और तुम पढ़ोगे, तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, मेरा लाइफ भी अच्छा होगा, क्लियर। तो चलिए सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, डैट मीन्स टेस्ट चार्ज को, है ना, इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही पोटेंशियल है उस पॉइंट का, ठीक है। तो सोचो इन्फिनिटी से हम लाते हैं। अब इन्फिनिटी के आगे या इन्फिनिटी के पीछे आपको कुछ मालूम है क्या? यहाँ पे फोर्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा? असंभव है कैलकुलेट करना, हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं। तो सोचो हम जो इन्फिनिटी से लाते थे ए पॉइंट पे, अगर हम ऐसा करें ए से बी पे ले जाएं, क्योंकि हमको ए पे फोर्स मालूम होगा, यहाँ पे फोर्स मालूम होगा, यहाँ पे फोर्स मालूम होगा। जैसे जैसे इन्फिनिटी के बगल में जाएंगे तो इन्फिनिटी के बगल वाला इन्फिनिटी ही पॉइंट होगा, तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम ए से बी वर्क निकाल लें। यानी हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी बराबर 0, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर। ये कंजर्वेटिव फील्ड के कारण है। कहोगे कि सर कंजर्वेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना है, तो अरे बेवकूफ, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जो इन्फिनिटी है, इस बीच में हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो उस टेस्ट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगेगा। कितना लेक्चर से ये चीज़ समझा रहे हैं, लेक्चर 1 से ही समझा रहे हैं,
तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है वैसे ही मेरा फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा। अगर हम चार्ज को बी से ए लाए या ए से बी ले गए तो वर्क डन 0 होगा। ए से बी गए या बी से ए आए तो वर्क डन 0 होगा मेरा, क्योंकि ए से बी गए बी से ए आया तो एक साइकिल हो गया। ए से बी गए फिर बी से ए आए या बी से ए आए ए से बी गए 1 साइकिल हो गया, एक चक्कर हो गया। क्लियर? 1 राउंड ट्रिप हो गया। तो 1 राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 होता है कंजर्वेटिव फील्ड में। क्लियर? क्योंकि जितना वर्क किए आने में, अगर आने में प्लस तो जाने में माइनस, कट के 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी। अगर मुझे पोटेंशियल का डिफिनीशन भी ध्यान में रखना है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करते हैं वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हमको तो यही निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए। तो अगर ये निकालने के लिए हम अगर ऐसा करें एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क निकालें ए से बी या माइनस लगा दे तो निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 में यहाँ बैठाएंगे निकल जाएगा ये। तो हमको ये निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ए टू बी। तो मान लो हम ए से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी पॉइंट पे अगर हम पॉइंट चार्ज को रखते हैं, बाबू बताए थे ना पिछले लेक्चर में, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए या किसी पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो आपको टेस्ट चार्ज का हेल्प लेना पड़ेगा। क्लियर? तो उस टेस्ट चार्ज को कहोगे सर टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज में क्या अंतर है? तो अरे कुछ नहीं, टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है W, तो 1 यूनिट लाने में W बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में W वर्क करते हैं तो उसके यूनिट वैल्यू को W बाई क्यू नॉट, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पढ़े हो ना, 6 रुपया में 8 केला तो 1 रुपया में कितना, सेम वही चीज़ है। क्लियर? आप देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हैं ए टू बी। तो ए पे रखे हैं, मान लो हम ए पे रखे टेस्ट चार्ज को, चाहे हम कहीं भी रखें, मान लो किसी इंस्टेंट पे हम यहाँ पे रखें, तो इस इंस्टेंट पे ये चार्ज इसको धकेलेगा, रिपेल करेगा, अब वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोचो अगर हम टेस्ट चार्ज को ए पे रखें या किसी इंस्टेंट पे ले लिए, वो इंस्टेंट इस चार्ज से x दूरी पे है, यहाँ लेते तो r दूरी पे होता है, उससे कोई फर्क नहीं है, कहीं ले लेंगे। अब सोचो ये तो इसको धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो जब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा तो जल्दी जल्दी भागेगा वो, तो डिफिनीशन गलत हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी चार्ज को चलना नहीं, चार्ज को धीमे धीमे चलना है, धीरे धीरे चलना है। तो धीरे धीरे चलने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स। मान लो कोई आदमी भाग रहा है और मान लो हम रस्सी से खींच रहे हैं पीछे, पहले मान लो किसी कारण भाग रहा था तेजी से, हम बोले नहीं डिफिनीशन गलत हो जाएगा, पकड़ो उसको, तो हम पीछे खींचेंगे तो अब तो धीमे धीमे हो जाएगा, बढ़ेगा आगे ही लेकिन धीमे धीमे हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स होगा, क्या बोले थे, ए पॉइंट से हम आगे ए पॉइंट पे ले लो या ए पॉइंट से आगे किसी भी पॉइंट पे ले लो, किसी भी इंस्टेंट पे ले लो। जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को, जैसे मान लो पहले ए पॉइंट पे था, ये चार्ज इसको धकेला तो मान लो ए डैश पे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, मान लो किसी इंस्टेंट पे पहुंचा, उस इंस्टेंट पे भी तो ये चार्ज इसको धकेलता ही रहेगा। तो हमें चीज़ों को प्रूव करने के लिए चार्ज को कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, चाहे ए पे ले लो या कहीं ले लो। हम ले लिए किसी इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, ये x तो वेरिएबल ही है, मालूम तो नहीं है कि भगवा इस पॉइंट पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे रिपेल कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट इसे खींच रहा है ताकि ये चार्ज धीरे धीरे चले। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही एक्सटर्नल एजेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ये होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कहीं कहीं इस क्यू नॉट को हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम भी ले लेते हैं क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। चलो तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। चलो मुझे किसके द्वारा वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स निकालना है।
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स निकालना है, ठीक है ना, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फॉर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, है ना। किसी इंस्टेंट पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उस इंस्टेंट पे dw वर्क होगा। अब और भी सब का विशेष जानकारी के लिए बाबू बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत करो। और सबसे अच्छा बात है कि साथ साथ में हम आपका इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चल रहा है, 11th में बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, प्लीज़ देखो। तो और अच्छा है तो खुशी की बात है, और अच्छा करना चाहते हो तो देखो। ये तो क्या होता है, वर्क डन कहीं भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स कौन लेंगे, फील्ड वाला कि एक्सटर्नल एजेंट वाला, एक्सटर्नल एजेंट वाला लेंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। डॉट माने कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कहीं भी देख लो, तुम एक पॉइंट पे चार्ज को रखो, चाहे एक पॉइंट पे चार्ज को रखेंगे मान लो, तो ये वाला चार्ज उस क्यू नॉट को, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स आगे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो पीछे लगा रहा है। तो सोचो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स पीछे लग रहा है, तो cos 180 हो जाएगा। cos 180 होगा तो cos 180 -1 यानी माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि सर dx आप लिए वहाँ लिखे दिखाए नहीं, तो ले लो ना dx, यहाँ पे ले लो। इसको हम ब्लू मार्कर से दिखाते हैं। आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। सोचो कैसा कैसा गाना है, पानी ब्लू हो गया, कल बोलेगा पानी ग्रीन है, ये dx है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, हम लोग को इस इंस्टेंट पे तो वर्क निकल गया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क आ गया, मतलब स्मॉल वर्क डन बराबर माइनस एक्सटर्नल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करते हैं बाबू, जब भी टोटल निकालना रहे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब सोचो, पहले चार्ज यहाँ पे था, इनिशियली चार्ज यहीं पे था ना, तो जब चार्ज पहले ए पे था तो ए पॉइंट इस चार्ज से आर दूरी पे है, तो जब चार्ज आर दूरी पे है तो वर्क डन 0 था। नहीं यार, तो चार्ज पहले जब रखेंगे तो उस समय तो कोई वर्क तो नहीं हो रहा होगा ना, t बराबर 0 पे तो कोई वर्क हो नहीं रहा होगा। तो जब चार्ज ए पॉइंट पे था, मतलब यहाँ से आर दूरी पे था, तो वर्क डन 0 है, यहाँ रखेंगे और यहाँ 0। जब चार्ज इन्फिनिटी पे पहुँचा, मतलब बी पॉइंट पे पहुँचा, बी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो, तो वर्क डन W हो गया। ऐसे भी लिमिट पुट करते हैं, और उधर से हम इंटीग्रेशन पढ़ा ही रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं, एक बार रिवीजन कर लो बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा 11th वाला लेक्चर देख के। तो dw का इंटीग्रेशन W, क्लियर। लिमिट भी लाओगे तो लो ना, लिमिट ले ली, एक एक लाइन ही बता देते हैं। dw का इंटीग्रेशन W, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल, 0 से W, एक बार W की जगह W लाओगे तो W, और 0 लाओगे तो 0, तो W - 0 W। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हम एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कितना लाए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ही बाहर कर लिए, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिए, अंदर क्या बचेगा 1/x स्क्वायर dx। नहीं, 1/x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पिछले क्लास में क्या बताए थे, वह -1/x
कहो गया सर शॉर्टकट मार रहे हैं, तो रे नूनू रे सुगा रे चुनमुन ले लल मुनिया क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन बाहर कर लिए। 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x r बाई इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर लिया माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो अंदर में बचा माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर आके 1/x, अब एक बार इन्फिनिटी आएगा 1/x के जगह, ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी माइनस, अब x का जगह r आएगा तो 1/r। अब सोचो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी 0 होगा तो अंदर बचेगा -1/r, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। कहोगे सर यहाँ तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबरा कहा जाता है जी, माइनस आए प्लस आए, टेंशन क्वेश्चन तो बनना ही है। तो ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। अब सोचो ये कहाँ से कहाँ जो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है A to B है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ है A to B, हमें क्या निकालना था B से A, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 देख लो, इसके नीचे क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हा क्लियर, यहाँ देख लो, सब नोट किए हुए हो ना, चलो तो इसको मिटा देते हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 स्वाहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्वाहा। चलो तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट A to B, तो माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। सोचो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो हमको निकालना ही था, इक्वेशन 1 में क्लियर है B to A बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट A to B, तो B to A लिखने का कोई फायदा है नहीं, सेंस तो है ना दिमाग में छुपा हुआ यार कि हम B to A निकाल रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। चलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। अब बताओ किस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए था, ये पॉइंट पे, तो VA बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना हो तो उसका डिफिनीशन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाना होगा चार्ज को, बट्टा जो चार्ज को लाए उसको डिवाइड करो, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। हो गया आंसर, क्लियर। या ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें B से A निकालना था, यानी पोटेंशियल निकालना था A से, सॉरी इस A पॉइंट पे निकालना था, तो चार्ज को हमको B से A लाना है, यानी इन्फिनिटी से A लाना है, तो VA माइनस B भी लिख सकते थे। अब भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि B का पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है, तो 0 ले लेंगे। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे फोर्थ मेथड, क्लियर, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसे निकालेंगे। सिंपल सोचो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A निकालना है, पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हो यानी एक कूलम को, क्लियर, B से A लाने में यानी इन्फिनिटी से A लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही पोटेंशियल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A निकालना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड B to A। कहोगे कैसे सर, तो रे नूनू रे सुगा रे मुनमुन हम B से A लाएंगे टेस्ट चार्ज को, तो मान लो टेस्ट चार्ज किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, मान लो किसी इंस्टेंट पे है, और ये इंस्टेंट इस चार्ज से x दूरी पे है, तो इस चार्ज पे जितना फोर्स ये चार्ज लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही फोर्स तो हम भी लगाएंगे,
किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स ये चार्ज लगाएगा उसके अपोजिट उतना ही फोर्स हम लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे, अमन मौसा जी लगाएंगे, जिसको एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स बोलते हैं। तो जितना वर्क डन हम करेंगे उतना ही वर्क डन वो करेगा, बस अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का वर्क डन अपोजिट हो जाएगा। हम जितना काम करेंगे बी से ए बराबर उतना ही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड करेगा माइनस लगा के। क्लियर, समझ रहे हो ना बात? जितना काम एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए करेगा उतना ही काम फील्ड करेगा बी से ए, बस माइनस लगा देगा। क्यों? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क भी अपोजिट, वर्क का वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। मेरा प्लस होगा तो उसका माइनस होगा। अब सोचो अगर मुझे ये निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा। अगर ये निकालना है तो हम ये लिख सकते हैं वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम ए टू बी। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर हम चार्ज को बी से ए लाते हैं, ए से बी ले जाते हैं, बी से ए लाते हैं टेस्ट चार्ज को और ए से बी ले जाते हैं, तो मान लो अभी हम एक्सटर्नल एजेंट का बात नहीं कर रहे हैं, तो मान लो ये चार्ज के द्वारा जो इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके द्वारा मान लो बी से ए जो वर्क डन हुआ और ए से बी जो वर्क डन होगा, तो मान लो बी से ए और ए से बी ले जाएंगे तो एक बार वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, कट के जीरो हो जाएगा। तो अगर हमको ये निकालना है तो इसका उल्टा निकाल सकते हैं कि भैया ए से बी जो वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के द्वारा जो ए से बी वर्क होगा। कहोगे कैसे सर? अरे बेटा यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे। आपको कहीं भी फील्ड या पोटेंशियल निकालना है तो टेस्ट चार्ज को रखना पड़ता है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये वाला धकेलेगा, उसको रिपेल करेगा तो ये आगे बढ़ेगा। अब सोचो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखे ये आगे बढ़ा किसके कारण? ये चार्ज के कारण। ये कौन है चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स फील्ड है, इसका एक फील्ड है और इसका एक फोर्स है। तो भैया यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा तो वो आगे बढ़ेगा, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ। तो इधर में वर्क पॉजिटिव हो गया, इधर से जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा और उल्टा आएंगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? इधर से जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा, इधर से आएंगे तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फील्ड ए टू बी पॉजिटिव होगा? अब बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तुम चार्ज को यहाँ रखोगे, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ना। तो वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड ए से बी बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बी टू ए। अगर ए से बी वर्क डन पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा तो बी से ए भी निगेटिव होगा। चलो तो हम अगर ये निकाल लेंगे तो इसी का उल्टा ये हो जाएगा नेगेटिव लगा के, मतलब ये निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्टेंट पे मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम ब्लू कलम से दिखाते हैं। ये मान लो dx है, तो इस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब मुझे चाहिए वर्क डन बाय फील्ड। अभी तक क्या निकालते थे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ चौथे मेथड में फील्ड निकालेंगे, वर्क डन बाय फील्ड है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों करते हैं? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं बाबू? यहाँ से जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ेगा फोर्स भी वेरिएबल होगा। देखो ना इस फार्मूला से x के बढ़ने से फोर्स घटेगा। सोचो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स कम होगा क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेस्ट चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स कम होते जाएगा, फोर्स कम होगा मतलब फील्ड कम होगा। फोर्स वेरिएबल है, इसका मतलब है मुझे किसी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेना है। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर इस रीजन में वर्क निकाल लेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा ये से भी, सिंपल। चलिए अब इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं
वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन किसी भी फोर्स के द्वारा हो या फील्ड के द्वारा हो या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो, वो हमेशा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। देख रहे हो ना चौथा मेथड में क्या अंतर हो गया, हर जगह एक्सटर्नल के द्वारा निकाल देते हैं, यहाँ फील्ड के द्वारा निकालना है। डॉट माने कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ई डी एक्स कॉस जीरो। क्यों? किसी भी पॉइंट में देखोगे ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1, तो ये एफ ई डी एक्स, और एफ ई का वैल्यू हम निकाले हुए हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इतना आया, लेकिन ये कहाँ के लिए है, ये सिर्फ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ए से बी थोड़ी है, हमको इतना ही के लिए मिला है, तो हमको तो चाहिए यहाँ से यहाँ। तो जब भी आपको टोटल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है तो यहाँ पे डी लग जाएगा ना। अगर वर्क डन टोटल निकालना है तो डब्लू फील्ड लिखेंगे, स्मॉल निकालना है तो डी डब्लू। अब टोटल निकालना है ए टू बी, क्योंकि अभी तो हम इसी रीजन के लिए निकाले हैं। मान लो ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, एम से एन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, मुझे तो चाहिए ए से बी, क्लियर, यानी ए से इन्फिनिटी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा डी डब्लू फील्ड बराबर इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहोगे सर पहले तो आप यहाँ पे एफ एक्सटर्नल डी एक्स लिखते थे, तो बउआ यहाँ पे एफ एक्सटर्नल के जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, थोड़ा मेथड बदल दिए हैं, क्लियर। चलिए तो बउआ तुम ये पॉइंट लिखो, ये लाइन लिखो, चाहे ये लाइन लिखो, बतवा तो बराबर है, समझ में आ रहा है बात। अब लिमिट देखो, तो सोचो चार्ज को ए से बी ले जा रहा है, तो ए पॉइंट इस चार्ज से आर दूरी पे है, क्लियर। तो अगर मान लो चार्ज आर डिस्टेंस पे है तो वर्क डन वहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि उस इंस्टेंट पे जब हम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे रखेंगे तो टी बराबर जीरो पे वर्क डन जीरो होगा। अब इन्फिनिटी पे ले गए तो इन्फिनिटी पे मतलब वहाँ ले जाने में वर्क डन डब्लू, डी डब्लू का इंटीग्रेशन डब्लू, फील्ड के द्वारा हो रहा है तो फील्ड, क्लियर। इधर कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x स्क्वायर डी एक्स, 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट r से इन्फिनिटी। अब ये तो चीज़ बोलते बोलते पक गए हैं, तुम भी सुनते सुनते पक गए, आप चू जाओगे, इसलिए आप खुद समझो क्या होने वाला है। माइनस बाहर ले लो, माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार x के जगह इन्फिनिटी, एक बार x के जगह r, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो मान लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फील्ड, अरे 1/∞ 0 हो जाएगा तो -1/r बचा, अब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। तो ये वर्क डन बाय फील्ड हो गया कहाँ से कहाँ, ए टू बी या माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बी टू ए या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए, एक ही चीज़ है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे वर्क डन बाय फील्ड मिल गया ए से बी या निगेटिव ऑफ बी से ए या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए मिल गया। अगर वर्क डन बाय फील्ड हम ए से बी निकाल लिए मतलब वर्क डन बाय फील्ड बी टू ए निकाल लिए, क्लियर। चलिए अगर मुझे वर्क डन निकल गया तो हम फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वर्क डन बाय फील्ड ए टू बी है, मतलब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए है। आप इक्वेशन 1 से देख सकते हो बाबू, है ना, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, क्लियर। तो अगर वर्क डन निकल गया तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ इतना दूर में निकाल सकते हैं। मुझे पोटेंशियल ए पॉइंट पे चाहिए तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाइए, और उठा के लाने में किसका वर्क डन, फील्ड का नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का चाहिए। कहोगे सर
वर्क डन तो आप फील्ड का निकाले हैं, तारे बेवकूफ, फील्ड का निकाले हैं तो वो फील्ड किसके बराबर है, एक्सटर्नल एजेंट के बराबर है, कंजर्वेटिव नेचर के कारण। क्लियर कि हम बी से जितना वर्क डन करेंगे उतना ही वर्क डन फील्ड करेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि हम दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, बाई क्यू नॉट। क्लियर, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट है 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर, बाई क्यू नॉट कट जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। आ गया आंसर। क्लियर, अब इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अब इसका मेथड हम 5 बताते हैं, ठीक है। चलो इधर वाला मिटा देते हैं। मेथड 5 देखो, 5th मेथड। सिंपल सोचो, क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो बताओ, हम बताए थे ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर ED। कहोगे सर E डॉट आर ना, तो देखो पिछला लेक्चर जो एस सी वर्मा का क्वेश्चन बताए थे, बोले थे ना अब हमको डॉट उठ नहीं लेना, सीधे ED लिख सकते हैं। तो बताओ B पॉइंट तो इन्फिनिटी को शो करता है, तो B के जगह इन्फिनिटी ED, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे बेटा इसी डायग्राम में देख लो, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर मुझे A पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इनटू डी का वैल्यू आर ही ना हो जाएगा, उस चार्ज से r डिस्टेंस, तो r से r कट जाएगा। तो बताओ पोटेंशियल A पॉइंट पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। हाँ हो गया, ये आदित्य आज स्टाइल में सिंपल, ED लगा दिए, B पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पोटेंशियल 0, तो A पॉइंट का पोटेंशियल ED, तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए वहाँ का फील्ड, तो वहाँ का फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और D मतलब उतना ही दूरी जितना दूरी पे आपको फील्ड या पोटेंशियल चाहिए, निकल गया। क्लियर, छठा मेथड हम आपको समझाते हैं। क्लियर, डायग्राम रहने दो, डायग्राम रहने दो, ये वाला मिटा देते हैं, ये तो चौथे मेथड का था। चलो 6th मेथड, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाएंगे आने वाले लेक्चर में। इतना ही जान लो कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट काम करता है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड बराबर निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, या एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड होगा। और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा A से B, तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही समझो, वर्क डन ही समझो, आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ाएंगे। क्लियर, देखो दरअसल होता क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से ही सब जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग उल्टा क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ में आए। क्लियर, चीज़ों को हटाना पड़ता है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर, इसका कॉन्सेप्ट हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो ये हो गया 1/4πε0 क्यू बाई आर, आ गया पोटेंशियल। इसी को तुम एक और मेथड से देख सकते हो, 7th मेथड है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है बाबू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्लियर, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, हमसे भी पढ़े होंगे, कहीं और भी पढ़े होंगे, नहीं तभी हम टारगेट IIT और नीट के लिए हम वर्क ऑफ एनर्जी का क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे, वहाँ भी देख सकते हो, प्रूफ भी किए थे इस चीज़ को। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम यहाँ से निकाल लें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल मतलब A पॉइंट पे चार्ज का आ जाना। तो अगर बताओ A पॉइंट पे चार्ज है, कौन चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट,
तो जब इस चार्ज से दूसरा चार्ज r डिस्टेंस पे हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे है, तो बस इसी फॉर्मूला में r के जगह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q/Q0/इन्फिनिटी। क्लियर? यानी छठा और सातवां मेथड का जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, वो आने वाले लेक्चर में समझाएंगे। अभी समझ लो कि जब दो पॉइंट चार्ज यानी टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी एक सिस्टम में दो चार्ज है, जैसे कहीं भी एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, बीच का डिस्टेंस r है, मान लो 1 2, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। यही चीज़ पढ़ाने वाले आगे हैं। तो सोच लो चार्ज इन्फिनिटी से ए पे आ गया, तो ए पे जब चार्ज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 Q/Q0/r। तो इनिशियली वो इन्फिनिटी पे था, तो r के जगह बस इन्फिनिटी रख दो। चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। क्यों? धीरे धीरे लाना है। धीरे धीरे मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब सोचो ये दो टर्म जीरो ही हो गया, बच गया ये। तो बर्गडन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना? बर्गडन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? सिर्फ ये बचा। तो 1/4πε0 Q/Q0/r। तो पोटेंशियल उस पॉइंट पे बर्गडन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, बर्गडन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1/4πε0 Q/Q0/r बाई Q0 कट गया, तो पोटेंशियल उस पॉइंट पे हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। क्लियर? छठा सातवां कनेक्टेड ही मेथड है, ये शॉर्टकट हो गया, ये थोड़ा लंबा हो गया। तो बाबू इसमें हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेथड है इसमें, अच्छे से आप पढ़िए। अगले लेक्चर में इसका एप्लीकेशन बताएंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। उसमें सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बताएंगे और ढेर सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।